आज के क्लास में हम लोग डी एंड ए ब्लॉक के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर जेई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक करेक्ट ऑप्शन होगा आउट ऑफ 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल एक्स है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज AR3D5। तो ये एटॉमिक नंबर आपसे पूछा है। मेटल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR3D5। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। पहली बात कि हमें पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 5 3D में आ गए, और मेटल ने अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो मेटल का अगर मैं पूछूं कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन और आप ऐड कर दीजिए, बिकॉज M3+ में कब जाता है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिंपल है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो M में होगा वो आर्गन के इलेक्ट्रॉन प्लस 3D5 के 5 इलेक्ट्रॉन और 3 एक्स्ट्रा जो उन्होंने लूज किया था वो होगा। टोटल आप ऐड कर लेंगे तो 18 + 8 क्या आता है, 26। इसका मतलब वो एलिमेंट क्या है, आयरन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वन, आयरन। आयरन आप जानते भी है कि आयरन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयरन 2+ की बात करते तो आपको लास्ट ऑर्बिट से निकालना इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4s से निकालेंगे तो ये बचेगा 4s0 3d6। आयरन 3+ की बात कर ले तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4s में तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है 3d से आप निकालेंगे एंड इट विल बिकम 3d5। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज 2। चले सेकंड पे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 इज़ 3d9। बिल्कुल सही है, बिकॉज कॉपर का खुद का होता है 4s1 3d10, है ना। और कॉपर 2+ की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकालेंगे तो ये बचेगा 4s0, और सेकंड इलेक्ट्रॉन आप d से निकालेंगे तो 3d9 बचेगा। वेरेज कॉपर 1, अगर कॉपर +1 की बात कर ले तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4s से निकलेगा तो 4s0 3d10 होगा। फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें पूछा कौन करेक्ट है। ठीक है, पहला है कॉपर 2 इज मोर स्टेबल। ठीक है, कॉपर 2 ज़्यादा स्टेबल है क्या, कॉपर 2 में 3d9 है और कॉपर +1 में 3d10 है। ठीक है, तो पहला बोला है कॉपर 2 इज मोर स्टेबल, सेकंड ऑप्शन बोला है कॉपर 2 इज लेस स्टेबल, है ना। उसके बाद बोला है कि दोनों इक्वली स्टेबल है, ये तो होगा नहीं। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी जो है बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा ही होगा। और बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉपर सॉल्ट। ठीक है, ये आपसे पूछा है कि इनका जो नेचर है सॉल्ट का, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा आइडिया हो आपको, तो कॉपर +1 एक्वस सॉल्यूशन में डिसप्रोपोर्शनेट होता था। किस में, कॉपर 2+ में और कॉपर मेटल में। ऐसा क्यों होता था कि कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, हाइड्रेशन एनर्जी वॉज टू हाई। ठीक है ना, तो कॉपर +1 से कॉपर 2+ जाने के लिए इसको थोड़ा सा एनर्जी लगेगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगा, दैट इज़ द रिक्वायर्ड एनर्जी, जो इंडोथर्मिक स्टेप होगा। लेकिन उसको बेनिफिट में बहुत ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एनर्जी मिलेगा, एंड ड्यू टू दैट रीज़न होता क्या था कि कॉपर +1 एक्वस अनस्टेबल होता था, वो कॉपर 2+ में जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। वो करते क्या, वो देखते हैं कि 3d10 तो फुल्ली फिल्ड सब सेल है और ये पार्शियली फिल्ड है कॉपर 2+ का। तो एक दिमाग में उनको रहता है क्या कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो कॉपर +1 को ज़्यादा स्टेबल मान लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस केस में गलत होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी सिर्फ हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स को अगर देखें तो कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि फर्स्ट वन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट, metallic radii of some transition elements are given below. Which of the following element will have the highest density? डेंसिटी की बात कर रहा है हाईएस्ट की, ठीक है। तो ये है अपना आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर, ठीक है। इनका मेटेलिक रेडियाई दे रखा है। एनसीईआरटी का जो टेबल है, अगर डाटा को देखो तो निकेल एंड कॉपर का डेंसिटी सबसे हाई है, इट इज़ अराउंड 8.9 ग्राम पर सीसी। उसमें भी कॉपर का स्लाइटली हायर होता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ वन, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, वो हाईएस्ट होगा। चलो आगे बढ़े तो अराउंड 935 होता है ग्राम पर सीसी, है ना। इसका थोड़ा कम होता है उससे, ठीक है। तो मोर और लेस सिमिलर है, बट दोनों ऑप्शन दे दे तो आप कॉपर को सबसे हाईएस्ट लेना। आगे चले फोर्थ वन, बोला है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्ड कलर्ड सॉल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसमें होता क्या है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की वजह से वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। उसमें बताया था कि D1 to D9 जनरली क्या होंगे, कलरफुल होंगे, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन होगा, है ना। T2G जो 3 ऑर्बिटल है और EG ऑर्बिटल, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, लाइट के फोटोन से एनर्जी लेकर को इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, है ना। लेकिन अगर वो D10 हो या D0 हो, ठीक है, उसमें कोई डी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं, इसमें होगा नो डी ट्रांजिशन, ठीक है। D10 में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए, यहाँ से जंप इस ऑर्बिटल में कर नहीं सकता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते एक साथ, आपको पता है, ठीक है ना। तो वो जनरली होते हैं कलरलेस। अगर D0 D10 में कलरफुल आ गया तो उसका कारण डी ट्रांजिशन नहीं हो करके वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, है ना, CrO5 हो गया, ये सब कलरफुल होते हैं। K2Cr4 हो गया, उसका कारण है चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहला सिल्वर सल्फेट है, जिसमें सिल्वर +1 में है। सिल्वर +1 में सिल्वर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉपर के नीचे, कॉपर AgAu, है ना। तो कॉपर अगर 3D10 होता है +1 में, तो सिल्वर हो जाएगा 4D10 और गोल्ड हो जाएगा 5D10, ठीक है। इसका मतलब कि ये 4D10 है और D10 होगा तो ये डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये होगा हमारा कलरलेस। अब CuF2 में कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कॉपर 2+ होता है 3D9, ठीक है। अब 3D9 होगा तो कलरफुल होगा, इसमें होगा डी ट्रांजिशन। ZnF2 में जिंक +2 होगा और जिंक +2 होता है 3D10, तो ये भी कलरलेस हो जाएगा। Cu2Cl2 में कॉपर +1 में होता है एंड दैट इज़ आल्सो 3D10। 3D10 होगा, नो डी ट्रांजिशन, कलरलेस होगा। So very simple. Coming to next question number 5. On addition of a small amount of KMnO4 to concentrated sulfuric acid, है ना, KMnO4 में अगर आपने concentrated sulfuric acid ऐड किया, ठीक है, तो होगा क्या, ये बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना। पहले तो अपना H+ दे करके उसको H2MnO4 पर मैंगनिक एसिड बनाएगा,
ठीक है। फिर उसमें से वाटर को रिमूव करेगा, H2O को रिमूव कर दिए तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आप रिमूव करेंगे, ठीक है ना। ये 2 मोल से निकालता है, तो ये बनता है 1 मिनट सॉरी, ये पहला बनेगा HMnO4, एक ही K प्लस है ना, तो एक H प्लस लेकर के HMnO4 बनाएगा और फिर वाटर को रिमूव करेगा। तो HMnO4 में 2 हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसका 2 मोल लेना है आपको, यानी कि आपको H2Mn2O8 मान लेना है इसको। अब वाटर निकालिए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा Mn2O7, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है MnO है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब ये ग्रीन ऑयली लिक्विड होता है जो कि काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव ग्रीन ऑयली लिक्विड है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था कि इसमें जो कंपाउंड है ग्रीन ऑयली कंपाउंड वो कौन सा है, एंड इसका डायरेक्ट आंसर हम लोगों ने फाइंड किया Mn2O7, ठीक है। वो डिकम्पोज होकर MnO2 और O2 में टूटता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 6th वन पे, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बोला है कि मैग्नेटिक नेचर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच सोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। अब जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, सिंपल है। तो पहला है 3d7 d7, डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से। अब d7 आपको रखना है तो पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 3। वहीं पर d5 की बात कर ले तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 5। इस पे आ जाएगी d8 की बात कर ले तो एक और यहाँ पे फिल करेंगे ना, तो 2 आ जाएगी, और d2 में भी 2 आ जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट जो है मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, सेकेंड वाले का। इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा, रीजन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिक जो सबस्टांस होते हैं ना वो वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट होते हैं, तो मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट 7th वन, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनाइट। जो लेंथेनाइट के एलिमेंट हैं लाइक सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, है ना, उनका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो होता है +3, जो हम लोगों ने बताया था, पहले पढ़ा था। सारे जो लेंथेनाइड हैं वो +3 शो करते हैं, ठीक है। ये सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनका होता है। अगर हम सीरियम 4+ की बात कर लें, ठीक है, तो वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि वो जाना चाहेगा किस में, +3 में, बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जब वो +2 में रहेगा, मान लीजिए यूरोपियम +2 में है, वो भी जाना चाहेगा +3 में, लेकिन वहाँ पे ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि अगर लेंथेनाइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जैसे कि सीरियम 4+, सेमेरियम 4+, है ना। जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा लाइक EU2+, YB2+, है ना, इटर्बियम 2+, तब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो क्वेश्चन में पूछा था आपसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट को देखें, पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें बोला है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि वो खुद ऑक्सीडाइज भी हो जाए और खुद रिड्यूस भी हो जाए।
तो अब देख सकते हो कि ये +1 में है, +2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से 0 में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो पहला ऑप्शन हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल। दूसरा देखो, परमैग्नेट में +7 में होता है मैंगनीज, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, ये होगा MnO4 माइनस, है ना। ये मैग्नेट है जहाँ पे आयरन +6 में होगा, यहाँ पे मैंगनीज +4 में होगा। तो ये आप देखो कि +7 से केवल रिडक्शन में ही वो जा रहा है, +7 से +6 जा रहा है, +7 से +4 जा रहा है, दोनों रिड्यूस ही हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। वो एक्चुअली यहाँ पर एक मिनट यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा रुको, यहाँ पर 2 माइनस होगा, है ना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, रिएक्शन केवल रिडक्शन ही हो रहा था। तो 2 माइनस होगा, तो ये +6 है, और ये +7 है, और ये +4 है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि +6 से +7 ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, और +6 से +4 रिडक्शन हो गया। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों हो गए। तीसरा को देखो, +7 से +6 में जा रहा है और +4 में जा रहा है, ये सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, नहीं होगा रेडॉक्स। लास्ट का देखो, रेडॉक्स होगा बट डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। ये +7 और +2 मिलकर के जा रहा है +4 में, ये डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होकर के कॉम प्रोपोर्शनेशन है। डिसप्रोपोर्शनेशन का अपोजिट, है ना, इसको बोलेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन, अपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। डिसप्रोपोर्शनेशन में होता क्या है, द सेम एटम विल गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड बोथ। एक और एग्जांपल बोलूँ तो ये देखो, क्लोरीन प्लस NaOH, अगर हम कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लें तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा एंड NaClO एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। अब देखो कि ये 0 है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, यहाँ क्लोरीन +1 में है, तो 0 से -1 रिडक्शन हो गया और 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज आल्सो डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स, ठीक है। अब चलो नाइन्थ वन क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है, when KMnO4 is added to oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, एक सिंपल टाइट्रेशन है जिसमें KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और KMnO4 में मैंगनीज का +7, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। एसिडिक मीडियम में ये खुद Mn+2 में रिड्यूस होता है और ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देता है +4 में, ठीक है। तो शुरुआत में ये रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और Mn2+ यहाँ पे ऑटो कैटालिसिस का काम करता है। तो ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज ए कैटलिस्ट ही हो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि रिएक्शन जैसे ही प्रोसीड करेगा Mn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये रिएक्शन मोर एंड मोर फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, MnO4- एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वन। उसके बाद देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टिनाइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज, ठीक है। तो एक्टिनॉइड सीरीज़ के अगर सारे एलिमेंट की मैं लिस्ट बोलता हूँ, है ना, तो वो होता है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, अमकम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, बक्सफ, आइंस्टीनियम, फॉर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। ये हो गया टोटल 14 एलिमेंट्स, है ना। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
इसमें बोला है कि कौन सा इस सीरीज़ को बिलोंग नहीं करता। यूरेनियम तो कर रहा है, देखो यहाँ पे है यूरेनियम। नेपच्यूनियम भी है, देखो NP। TM नहीं दिख रहा है, FM है, देखो। थूलियम जो है वो लेंथेनाइड का एलिमेंट है, TM। तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। KMnO4 act as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ion in acidic solution is। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सल्फाइड आयन ये होता है, देखो, और KMnO4 ये है। 1 मोल लिया है ना। सल्फाइड आयन सल्फ़र में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और KMnO4 Mn2+ में जाएगा इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर की बात कर ले तो इसका वैलेंसी फैक्टर सल्फाइड आयन का 2 होगा, क्योंकि वो -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। और KMnO4 का हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर 5, क्योंकि ये +7 से 2 में जा रहा है, तो 5। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमें पता है, ठीक है। उसमें क्या लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फाइड आयन इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ पर मैग्नेट। अब 1 मोल सल्फाइड आयन का है तो ये होता है नंबर ऑफ मिली मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंट है तो ये मिली मोल होता है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट भी इक्वल कर सकते हैं तो मोल लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैंसिल होना है दोनों तरफ। यहाँ पे मोल्स हमें नहीं पता है तो मोल ऑफ KMnO4 ले लो, ठीक है, इंटू वैलेंसी फैक्टर 5 ले लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 जो होगा वो होगा कितना, 2/5। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बोला कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, ठीक है। तो पहली बात आपको बताया था कि अगर मेटल बहुत ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वो एसिडिक होगा, यानी कि Mn2O7 में मैंगनीज +7 में है, ये हो गया एसिडिक 100%, है ना। CrO3 देखो, क्रोमियम भी क्या है, +6 में है, तो ये भी एसिडिक हो गया। जो कम में होगा जैसे Cr2O3 वो +3 में है, ये पॉपुलर बताया था, एम्फोटेरिक में आता है। और जो कम में है CrO जो +2 में, वो बेसिक में आता है। लेकिन V2O5 पॉपुलर एम्फोटेरिक बताया था +5 वाला। उसके अलावा इसके सारे V2O4 VO2 V2O3 सब बेसिक होंगे, तो V2O4 क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो जो एम्फोटेरिक है ना वो कौन है, Cr2O3 एंड V2O5। इसके अलावा डी ब्लॉक में एम्फोटेरिक कौन होता है, ZnO भी होता है, MnO2 भी होता है, तो ये याद रखना। Mn2O3 भी होता है। उसके अलावा ये सारे भी एम्फोटेरिक होते हैं। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज़, बिल्कुल सही है, GD। वो लेंथेनाइड का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 64 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलिनियम की खास बात है कि उसमें 4F7 होता है। एक भी ऑप्शन में 4F7 है नहीं, तो काट दो। एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारा, हाफ फील्ड F सबसेल होता है 4F7, दैट इज़ द फर्स्ट वन। अगर कोई पूछे GD3+ का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा जीनॉन 4F7। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। Interstitial compounds are formed when a small atoms are trapped inside the crystal lattice of the metal. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compound? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में आपको पहले भी बता रखे हैं कि मेटल जो होते हैं डी ब्लॉक के, उसके इंटरस्टिशियल साइड में गैप होता है, एटम्स के बीच में गैप होता है ना। उस गैप में छोटे एलिमेंट्स लाइक बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ट्रैप हो जाते हैं, वो जा कर के वहाँ बैठ जाएंगे। उससे क्या होगा कि मेटल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, हार्डनेस बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना, और वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपेरिजन टू प्योर मेटल, ये बात तो सही है,
दे आर आल्सो हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि मेटल के जो एटम है वो जब स्लिप होंगे तभी वो गुड इलोंगेट होता है और डक्टाइल नेचर आता है। अब मेटल के जो एटम है ना, उनके बीच में ये बैठ गया कार्बन, अब ये इसको स्लिप होने से रोकेगा, इससे ब्रिटलनेस बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके कंडक्टिविटी पे, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। अब ये बोला है वेरी रिएक्टिव, ये गलत हो जाएगा और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो आंसर विल बी 4। उसके बाद बोला है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोमेंट का जो हम फार्मूला लगाते हैं ना, म्यू स्पिन, जो स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2, ये मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण इससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूटर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, दोनों मिलकर के ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो क्रोमियम 3+ का। तो क्रोमियम 3+, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले वो लिखो। ये होता है आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक s से निकालो और 2d से, तो ये बन जाएगा क्या 3d3। 3d3 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए, तो इस पर फार्मूला पे रख दो 3 × 3+2, तो हो जाएगा 3 × 5 √15। √15 का मतलब क्या हो गया हमारा 3.87 के अप्रॉक्स आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है अल्कलाइन मीडियम में। बिल्कुल सही बात है, और एसिडिक मीडियम में भी करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी बार भी पूछा, अगर एसिडिक मीडियम में I- को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो I2 में करेगा, और अगर अल्कलाइन मीडियम में I- को करता है तो वो करता है IO3- में। ये पूछा कि अल्कलाइन मीडियम में आयोडाइड आयन कहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा IO3-, दैट इज़ द थर्ड वन। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग बोला है। कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो Cu के पास एसिड यानी कि H+ दोगे तो कॉपर कभी भी 2+ में नहीं जाएगा और हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इट इज़ मोर ईजी फॉर कॉपर 2+ टू गेट रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू गेट ऑक्सीडाइज। समझे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन फिजिबल होगा, मतलब कि कॉपर 2+ कॉपर में जाएगा और H2 H+ में जाएगा, ये फिजिबल होगा, ये फिजिबल नहीं होगा। यानी कि कॉपर 2+ आसानी से रिड्यूस कर जाएगा एज कम्पेयर टू H+। समझे, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंगनीज के जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड है ना, ये सारे हैं। देखो Mn2O7+7 कौन है भाई, तो वो ऑक्सीजन है इसके साथ। MnO3F देखो +7 कौन है इसके साथ, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है। ठीक है, KMnO4 में भी ऑक्सीजन है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला देखो Mn3+ एंड CO3+ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका ऑर्डर भी सबसे पावरफुल होता है, कॉपर 3+, उसके बाद Mn3+, और उसके बाद आयरन 3+, है ना, बहुत बार JEE मेन में पूछ चुका है ये। टाइटेनियम 2+ एंड दिस आर रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, तो ये भी सही है। तो कौन गलत है, देखो पहला ऑप्शन ही गलत है, कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनफैक्ट जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे कि कॉपर है, Ag है, Hg है,
Pt है, गोल्ड है, ये सारे हाइड्रोजन गैस एसिड के साथ प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके बाद देखो, व्हेन एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज एडेड टू SN2+ चेंजेस टू, बहुत ही सिंपल है, SN2+ ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि डाइक्रोमेट है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कहाँ करेगा, +4 में। ठीक है, तो सिंपल ये +2 से कहाँ जाएगा, +4 में चला जाएगा। आगे देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोरीन इज MnO4 बट विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड इज +7। ऐसा क्यों है? देखो MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि +7 में लाने के लिए इसको 7 फ्लोरीन इसके आसपास चाहिए, जो कि स्टेरिकली बहुत ही क्राउडेड हो जाएगा, समझे? ठीक है, लेकिन +7 में अगर मैंगनीज को लाना है तो सिर्फ आपको 3.5 ऑक्सीजन ही चाहिए एक मैंगनीज के लिए। इसका कारण क्या है, देखो इस स्ट्रक्चर को आप देखो, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक मैंगनीज के चारों तरफ कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन ही है, टेट्राहेड्रल है, दिख रहा है ना, टेट्राहेड्रल है। वहीं फ्लोरीन चाहिए था 7, और वो अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वो अनस्टेबल होता है, लेकिन ये क्या होगा, क्वाइट स्टेबल है उससे। तो मेन कारण क्या है, फ्लोरीन यहाँ पे क्यों पीछे रह जा रहा है ऑक्सीजन से, उसका कारण यही है कि फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर +7 +8 में ले जाना है फ्लोरीन है तो 7-8 नंबर उसका संख्या 7-8 लेना पड़ेगा फ्लोरीन। वहीं ऑक्सीजन +8 में ले जाना है, सिर्फ 4 ऑक्सीजन से काम चल जाएगा। जैसे देखो OSO4, XeO4 है ना, सब में +8 में। वही फ्लोरीन को लेना था तो 8 फ्लोरीन लेना पड़ जाता। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, वो और पावरफुल ऑक्सीडाइजर है, फिर भी वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, इस कारण वो पीछे रह जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा, इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वही ऑक्सीजन के लिए बेनिफिट का काम कर रहा है, वही उसके लिए ऐसा बोल सकते हो कि एक टूल है जिससे कि किसी भी एलिमेंट को वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकता है इजली। और भी चाहो तो रूथेनियम देखो, RuO4 देखो +8 में ले जा रहा है ना। वहीं पर अगर आप फ्लोरीन चाहिए तो देखो फ्लोरीन 8 चाहिए होगा, यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है, 8 चाहिए होगा। आगे चलें, नेक्स्ट है, although zirconium belongs to 4D transition series and hafnium 5D, even though they show similar physical and chemical properties। उसका कारण क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता है कि टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन 5D सीरीज एलिमेंट, जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से इनका साइज छोड़ा, जितना बड़ा होना चाहिए था, नीचे बड़ा होना चाहिए था, वो बड़ा नहीं होकर के थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इनका साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह क्रोमियम के नीचे आएगा मॉलिब्डेनम, उसके बाद टंगस्टन, तो इनका भी साइज़ क्या होगा, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ठीक है। तो वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो बोल देंगे कि बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। उनके सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आ रहे हैं बिकॉज उनका सेम एटॉमिक रेडियाई हो गया। आगे देखें 21, वाई इज HCl नॉट यूज टू मेक द मीडियम एसिडिक इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। HCl का यूज हम लोग नहीं करते एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ KMnO4, क्योंकि KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर है ना, और वो HCl को एसिडिक मीडियम में क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद तो Mn2+ में जाएगा और इसको वो ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बना देगा। यही कारण है कि KMnO4 के साथ HCl का यूज नहीं कर सकते,
HCl का काम होना चाहिए था सिर्फ H+, है ना, pH को मेंटेन रखना, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है। KMnO4 HCl के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, वो रिएक्ट नहीं करना था। तो आंसर होगा बेस्ट सेकेंड वन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी वजह से HCl के साथ ये रिएक्शन कर दे रहा। ये सारे हो गए 21 जो MCQ सिंगल करेक्ट थे, वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मल्टीपल करेक्ट वाले को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।